गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, इम्पल्स पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैंने ये बताया था कि उसकी एप्लीकेशन कल करने वाले हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन में आपका केवल 2 ही टॉपिक और वो एनसीईआरटी में बहुत वाइड नहीं दिए हुए हैं, तो आप उन्हें खुद से करिएगा। उसमें 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या वो हो सकते हैं। एक उसमें रॉकेट का हो सकता है, ठीक है। दूसरा उसमें बुलेट एंड गन का आपका हो सकता है। तो ये चीज़ें आप एक बार देखिएगा कि वो किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो इसमें आपका इतना भारी कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। आप एक बार थोड़ा सा उसकी रीडिंग करिएगा और मुझे बताइएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं एक क्लास उस पर ले लूँगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन इट इज द अपोजिंग फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, सो इट इज द अपोजिंग फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अगर आपकी 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, तो ये क्या है कि अपोजिंग फोर्स होगी, ठीक है। किसका अपोज करेगी? ठीक है, मैंने कहा है अपोजिंग फोर्स। सो व्हाट विल इट अपोज? ठीक है, हु विल इट अपोज? इट विल अपोज द मोशन, ठीक है। इट विल अपोज द मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 सरफेसेस, ठीक है। सो जैसे कि हम हैं या फिर आपकी ट्रेन है या कुछ भी आप करिए, अगर इफ देयर इज ए मोशन देन ए अपोजिंग फोर्स इज देयर एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। इसे समझने के लिए बेटा आप एक बात समझिए। सपोज करिए ये आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका कोई वुडन ब्लॉक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आया, ये सरफेस आई, इस पर हमने ये रख दिया है। तो एक सरफेस इसकी, एक सरफेस इसकी, सो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज फ्रिक्शन। वो देखेंगे कि किस तरह से वो लगने वाली है, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक का हमेशा एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है दैट इज नोन एज ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg, ठीक है। एंड हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो आपकी सरफेस है, ठीक है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसे आप बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के नॉर्मल रिएक्शन का मतलब वही एक्शन एंड रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि वह एक नीचे की तरफ फोर्स लगी है तो ऑब्जेक्ट इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस पे किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो वो जो ऑब्जेक्ट का रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज अलोंग द नॉर्मल। वो किस तरफ होगा? नॉर्मल की तरफ होगा एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। यहां ये दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। सो देयर विल नॉट बी एनी मोशन। अगर मैं बच्चे देखिए इसे ऐसे कर देता हूं, समझ रहे हैं, मतलब इसे मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया है इस प्लेन को, तो ये तो हमेशा आपकी इस तरफ लगेगी mg, नीचे की तरफ लगेगी mg, हमेशा आपका इस तरह से लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये बैलेंस नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मोशन हो सकता है, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी आप कह सकते हैं सिंपली mg, एंड इसके उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। इसे अभी के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, बात करते हैं फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन कैसे आपका आता है। ये बात आप याद रखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस परपेंडिकुलर, ये सरफेस परपेंडिकुलर, तो जिस भी तरह होगी ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। एंड mg आपका हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, हमेशा इस तरह से। आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, इसे कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, लेकिन ये हमेशा किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका कोई ब्लॉक रखा हुआ, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस पे mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताइए, मैंने एक बहुत छोटी सी फोर्स लगाई, बहुत कम फोर्स लगाई, ठीक है। उस फोर्स के लगाने से, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स,
बहुत छोटी सी फोर्स लगाई है तो इसका क्या होगा, इसका मोशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम फोर्स लगाई है तो इसका मोशन क्या है, नहीं होगा। अगर मैं फोर्स थोड़ा बढ़ाऊं तो हो सकता है इसका मोशन हो। ठीक है, मैंने सपोज करिए ये फोर्स F इस तरह से लगाई है। ठीक है, अब अगर ये फोर्स बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये फोर्स बहुत स्मॉल है तो इसका मोशन नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, छोटी सी फोर्स लगाई है, बहुत कम फोर्स लगाई है तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हुआ है। आप जनरल लाइफ में एग्जांपल्स देख सकते हो, आप थोड़ी सी फोर्स लगाइए, मोशन नहीं हुआ, ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा लगाएंगे तो हो सकता है मोशन हो जाए। ठीक है, सो आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई है, इसका मोशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इस फोर्स को काउंटर करने के लिए दूसरी फोर्स भी कहीं है। इस फोर्स को काउंटर करने के लिए देयर विल बी सम अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग। एक और फोर्स आपकी लगी हुई है जो कि इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जो कि इसका मोशन नहीं होने दे रही है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। वो जो फोर्स है दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू दिस फोर्स। ठीक है, अगर ये इस तरफ लगा हुआ है तो एक फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस तरफ लगेगी। ठीक है, अब इस फ्रिक्शनल फोर्स में भी बेटा आपके दो तीन चीजें आप समझने वाले हैं, जैसे कि एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, दूसरा आपका इंपेंडिंग मोशन होगा, तीसरा आपका लिमिट होगी, लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड फोर्थ आपका होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर क्या है, फिर आपका होगा बेटा इंपेंडिंग मोशन क्या होता है, और फोर्थ आपका होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चार चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कब है, वो कब बात कर रहे हैं, वो तब बात आप कर रही हैं जब आपकी बॉडी पे जो है क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में होने का मतलब है कि आपने फोर्स तो लगा दी है, ये वाली फोर्स आपने लगा दी, लेकिन इसने मोशन शुरू नहीं किया है। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फोर्स नहीं लगाई है, ठीक है, अगर फोर्स नहीं लगाई है सो देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका बेटा तब आता है जब ये बॉडी जो है मोशन करने की कोशिश करती है, मतलब आपने फोर्स लगा दी है, इस फोर्स की वजह से मोशन करने की कोशिश करती है, उस मोशन को काउंटर करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, इधर से आपने ये फोर्स लगाई है, इधर से स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या होगा, आप और फोर्स लगाइए। ठीक है, ये फ्रिक्शन भी और फोर्स लगाएगा। ठीक है, आपने और लगाई, फ्रिक्शन और लगाएगा, ऐसा होता रहेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये चाहता है कि मोशन ना हो, फोर्स लगा दी है तो फोर्स लगाने से क्या होगा, मोशन होने की कोशिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चाहता है कि मोशन ना हो, तो जैसे जैसे आप एफ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप एफ की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसे तो काउंटर करना है, अपोज करना है मोशन का। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब कहाँ तक रोकेगा ये, है ना, एक टाइम, एक लिमिट आपकी ऐसी आएगी जिसके बाद ये वाली फोर्स इससे बड़ी हो जाएगी, मतलब मोशन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, सो दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गए हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने फोर्स लगा दी है, फोर्स लगाने से क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आना चाहता है, उस मोशन को काउंटर करने के लिए आपकी एक फोर्स है जो सरफेसेस के बीच में है, उस फोर्स को आपने कहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एफ बढ़ाते गए हो, इसकी वैल्यू और बढ़ती गई है, और बढ़ाते गए हो और बढ़ती गई है। अब क्या होगा,
एक लिमिट इसकी ऐसी आ जाएगी जिसके बाद ये इस फोर्स को काउंटर नहीं कर सकता, ठीक है, एंड आपका मोशन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। मोशन शुरू हो जाएगा तो उस इसकी वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हैं बात है? ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एफ एस मैक्सिमम से, दैट इज एफ एस मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो एफ एस है मैथमेटिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, केवल डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट क्यों है आपका, आप ये समझ सकते हैं क्यों डिपेंड हो गए, ठीक है। देखिए बेटा, मास ज्यादा है, कोई ऑब्जेक्ट है बहुत भारी है, ठीक है, तो उस पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगी। तो बेटा उसे मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी, है ना। इसका मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा है, अदरवाइज आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हो जानी चाहिए, ठीक है। एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, दोनों को आपको मोशन में लेके आना है, दोनों की नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है, क्यों, क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग लगी हुई है, दोनों की ग्रेविटी जो है अलग अलग लगी हुई है। तो क्या होगा, छोटी के लिए तो आपको बेटा कम फोर्स लगानी पड़ेगी, जो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा बड़ा है उस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्यों लगानी पड़ रही है वो, क्योंकि ज्यादा मास है तो ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, और उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी ज्यादा होगा। आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, छोटा ऑब्जेक्ट है आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी मोशन में लाने के लिए, बड़ा ऑब्जेक्ट है उसे लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि उस पर जो है दैट इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस नॉर्मल रिएक्शन। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये इस पे किस तरह से प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हैं बातें, सो डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन। यहां से एक कांस्टेंट आएगा दैट इज म्यू एस एन, ठीक है, ये जो है इसे, ये कांस्टेंट है, इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो है ये आपकी आ जाएगी म्यू एस एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। अब क्या होगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब क्या होगा, जब आपने फोर्स लगा दिया तो उसका मोशन आना शुरू हो गया, मोशन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अब आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मतलब एक, अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूं तो एफ एस या तो बराबर होगा या लेसर देन होगा, एफ एस इज लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। मैक्सिमम पे इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, मैक्सिमम पे इक्वल्स टू म्यू एस एन, ठीक है, मैक्सिमम पे। और जैसे ही बॉडी आपकी मोशन में आ जाएगी तो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब ये चीजें क्लियर हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों क्या है, एंड बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन पे किस तरह से डिपेंडेंट है। क्यों, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो ज्यादा ग्रेविटी मतलब ज्यादा मास जो है, ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट है तो उसे
मोशन में लाने में ज़्यादा फोर्स करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसके ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स केवल इस तरह से करती है सरफेस पे। ठीक है, तो ये mg पे डिपेंड ना होगी, किस पे डिपेंड होगी, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा अगर यहाँ ऐसे करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अब ऐसे करेगी ऑब्जेक्ट, आपके वैसी फोर्स जो है इस तरफ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg अभी भी इधर। ठीक है, तो ये आपका हमेशा इस पे लगेगा, ये आपके हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगती है। तो ये नॉर्मल कहा है हमने सरफेस पे। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये ग्रेविटी पे भी डिपेंड आप कह सकते हैं कि ये करती है। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो मोशन में आपका ऑब्जेक्ट आ चुका है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब एक इसमें वर्ड दिया हुआ है इम्पेंडिंग मोशन। व्हाट इज दिस इम्पेंडिंग मोशन? ये इम्पेंडिंग मोशन का मतलब बेटा ये है कि भैया अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ना होता, इफ स्टैटिक फ्रिक्शन वाज एब्सेंट, ठीक है, अगर वो एब्सेंट था, अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं था, तो बेटा वो जो मोशन हो सकता था, ये जो मोशन हुआ था, सो दैट इज नोन एज इम्पेंडिंग मोशन। मतलब अगर आपका फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो वो जो मोशन होता, दैट मोशन इज नोन एज इम्पेंडिंग मोशन। ओके, फिर लास्ट चीज आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है, अब मोशन को अभी अपोज करेगा एक फ्रिक्शन। मतलब आपका ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, मोशन में है। ठीक है, अब आपका मोशन में है तो एक फ्रिक्शन उनका अपोज करता है, उसके मोशन का अपोज भी करता है। ठीक है, मतलब उन दो सरफेसेस के बीच में एक और लगेगा, लेकिन वो अब जो है वो स्टैटिक नहीं है क्योंकि वो मोशन में आ चुका है। सो जब वो मोशन में होगा या फिर वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है, मोशन में आ चुका है, स्लाइड करना शुरू कर देगा, सो दैट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ के। ये भी बेटा आपके नॉर्मल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू म्यू के एन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक आपका मोशन में नहीं आया है, उसके बाद क्या आ जाएगी, जब आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो एक लिमिट तक आपका उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, उसे आप कह देंगे कि लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आना शुरू हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो अब जो मोशन में है उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स, अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच अपोजेस द मोशन। ठीक है, एंड एक बेटा ये कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, इट इज ए नेसेसरी एविल, मतलब बुराई भी है एंड इसकी हमें जरूरत भी है। ठीक है, बुराई भी है, एविल है, ठीक है, लेकिन इट इज नेसेसरी। तो व्हाई इट इज सेड दैट इट इज ए नेसेसरी एविल, क्योंकि बेटा देखिए बुराई किस लिए है, क्योंकि अगर भाई फ्रिक्शन है आपका, सो देयर विल बी मोर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, आपकी एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, आपकी एनर्जी लॉसेस जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए बेटा जो भी मशीन्स वगैरह होती है वो लुब्रिकेशन आपको बार बार करना पड़ता है। तो लुब्रिकेशन से करते क्या है, जो फ्रिक्शन बढ़ जाता है उसे आप कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन की हेल्प से। ठीक है, सो नेसेसरी है, नेसेसरी तो है। नेसेसरी क्यों है बेटा, देखें अगर सपोज करिए आपका कोई एक सरफेस है एंड उस पर आपने ऑयल करा हुआ है, मतलब सारी पूरे सरफेस पे या फर्श वगैरह पे आपने ऑयल किया हुआ है, तो ऑयल करने से क्या होगा, आपका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे सरफेस पे चल पाएंगे, नहीं, ठीक, ऐसे सरफेस पे नहीं चल पाएंगे, है ना। रोड वगैरह पे जो है बेटा, जैसे आप बाइक से ट्रैवल करते हो या फिर गाड़ी से ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो उनमें भी क्या है, फ्रिक्शन लगेगा सरफेसेस के बीच में, टायर्स के बीच में और आपकी जो रोड है उसके बीच में।
तो उसके बिना भी आप नहीं चल पाओगे। तो नेसेसरी तो है, लेकिन क्या है, एविल भी है। एविल किस लिए? क्योंकि इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना प्रेजेंट होता देन वी मे रिक्वायर लेस एनर्जी, हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर फ्रिक्शन है देन वी विल रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, सो इट इज एविल बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज इसके बिना आप जो है एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं चीज़ें वो हो सकती है। ठीक है, सो इट इज वाई इट इज दैट इज वाई इट इज सेड एज नेसेसरी एविल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसमें फिर आगे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। और अभी आपका वो जो मोशन है, जो कार्स वगैरह है, बैंक रोड है, मतलब झुके हुए रोड वगैरह ये होते हैं, तो उनके बारे में हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। दो या तीन लेक्चर अभी इस चैप्टर पे और आएंगे। 2 तो आएंगे ही आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ तक इसे पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। इनकेस कोई डाउट आता है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे एंड हैव ए सेफ डे बेटा।